नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते एक बड़ी खबर की ओर, जहां पर सीएम योगी आज छात्रों से संवाद करेंगे। फॉरेंसिक विज्ञान के छात्रों से सीएम योगी का संवाद कार्यक्रम होने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर संवाद कार्यक्रम होगा। राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान के प्रथम क्षेत्र के छात्रों से ये संवाद कार्यक्रम होने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आज संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। फॉरेंसिक विज्ञान के छात्रों से सीधी बातचीत करेंगे। आज 11:30 बजे ये कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आज छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं और फॉरेंसिक विज्ञान के ये छात्र होने वाले हैं, जिनसे सीएम योगी बातचीत करेंगे। 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात होगी। राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान के कुछ बच्चों से ये संवाद का कार्यक्रम होने वाला है। सीएम योगी आज छात्रों से संवाद करने वाले। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। 11:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसी के साथ ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम योगी आज छात्रों से संवाद करेंगे। इसी बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नामांकन में शामिल होने वाले हैं। 11:10 पर नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। बागेश्वर में भाजपा प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होने वाले हैं। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी, और इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नामांकन में शामिल होने वाले हैं। 11:10 पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। बागेश्वर में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर शामिल होंगे। भाजपा प्रत्याशी को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नामांकन में शामिल होंगे। 11:10 पर नामांकन की प्रतिक्रिया देते हुए वहां पर प्रक्रिया में शामिल होंगे। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित भी करेंगे पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर इस वक्त की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। 11:10 पर यह कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जहां पर नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में बागेश्वर से पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नामांकन में शामिल होने वाले हैं और ये लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और इसी को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर 11:10 पर नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और इसी बीच भागेश्वर से नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होने अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज बांदा में आगमन हो चुका है। शाम 5 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे अखिलेश यादव। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम भी करेंगे सपा के प्रमुख। कल प्रशिक्षण शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे। प्रशिक्षण शिविर के बाद कल शाम को फतेहपुर भी जाएंगे अखिलेश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज बांदा का दौरा है। शाम 5 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे और सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे सपा के प्रमुख। कल प्रशिक्षण शिविर में भी शामिल होंगे। प्रशिक्षण शिविर के बाद कल शाम को फतेहपुर भी जाएंगे अखिलेश यादव। बड़ी खबर इस वक्त की, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज बांदा दौरा है। शाम 5 बजे सर्किट हाउस में मौजूद होंगे। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम भी करेंगे और इसी के साथ कल प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे और उसके बाद फतेहपुर भी जाएंगे। अखिलेश यादव को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर आज उनका बांदा दौरा है। 5 बजे वो सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जिसके बाद रात्रि विश्राम का भी आयोजन किया गया है और इसके अलावा फतेहपुर भी जाएंगे। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सिद्धार्थ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, आज अखिलेश यादव का बांदा का दौरा है, तो इस बीच उनका क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है? अखिलेश यादव शाम 5 बजे बांदा पहुंचेंगे। बांदा के बाद कल आज पहुंचने के बाद उनका दौरा होगा फिरोजाबाद का कार्यक्रम सम्मेलन। तो आज के दिन वो शाम 5 बजे बांदा पहुंचेंगे और प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। अखिलेश यादव बांदा में 16-17 अगस्त को रहेंगे। उसके बाद फतेहपुर में 17-18, फिरोजाबाद में 20-21 अगस्त
तो सब में प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे और बुधवार शाम को 5 बजे सर्किट हाउस में पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन करेंगे। इसके पहले लखीमपुर और सीतापुर में इस तरीके के सम्मेलन हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अब बिल्कुल ये जान चुके हैं कि जब तक वो कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेंगे, लगातार ये शिकायतें मिल रही थी कि कार्यकर्ताओं की कोई सुनता नहीं है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं होती है। इसी के तहत 2024 के चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव अब पूरी तरीके से भीड़ में आ गए हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में है और वो जीत का मंत्र देंगे 2024 के चुनाव में। किस तरीके से जीत को निश्चित किया जाए और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती जाए बांदा फतेहपुर। तो कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है और देखने वाली चीज ये है कि क्या जो कार्यकर्ता हैं जिनके मन में लगातार ये सवाल उठते थे कि अखिलेश यादव दूर रहते हैं और जो उनके पहले के सहयोगी थे वो भी लगातार ये आरोप लगाते थे कि अखिलेश यादव एसी कमरों से बाहर नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पहले भी लगातार विपक्ष इसको लेकर कटाक्ष करता रहा है। ओम प्रकाश राजभर लगातार इस तरीके के बयान देते थे अखिलेश यादव मेहनत नहीं करते। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अब पूरी तरीके से फील्ड में दिख रहे हैं, लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं और जीत का मंत्र देंगे 2024 के चुनाव को जीतने के लिए। जी ऋषि, बिल्कुल। इसी के साथ क्या अब 2024 लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रख अब अखिलेश यादव बांदा के अलावा फतेहपुर में भी चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं या फिर सिर्फ मुख्य अतिथि के तौर पर जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अब जिस तरीके से कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे और रात आज का कार्यक्रम लगा हुआ है, रात वहां पर रुकेंगे तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनके टोल लेंगे। और ये एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है जो लगातार लोग आवेदन कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में किसको कौन सी सीटें हैं जिसपे समाजवादी पार्टी जीत सकती है, दावेदारी समाजवादी पार्टी कर रही है। तो कहीं ना कहीं उसको भी टोलेंगे, कौन सा प्रत्याशी वहां पर चुनाव जीत सकता है, इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं से जानेंगे और कार्यकर्ताओं से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं इनमें जिसकी जमीनी हकीकत क्या है। और अलग जिला अध्यक्ष हों और जो महासचिव हों पार्टी के और जो मीडिया प्रभारी हैं, सबसे अलग अलग बैठकर बात करेंगे और ये जानेंगे कि जो संबंधित सीट पर जो संबंधित प्रत्याशी लगातार ये दावेदारी कर रहे हैं कि हम लखनऊ जाकर के हम काफी अच्छा लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको भी टोलेंगे और समाजवादी पार्टी हर सीट पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रही है और ज्यादा से ज्यादा जो गठबंधन उसमें भी ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की कोशिश करेगी कि और वो लगातार ये कहते हैं कि हम मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में। तो ये भी एक चीज है और लगातार जो और अन्य दल है उनको ये बताएंगे कि हमारी इन सीटों पर दावेदारी और खुद जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गए थे और वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं और वहाँ की जो स्थिति है उसका टोल लेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो अब देखना यह है कि इन सब का फायदा आने वाले चुनाव में कितना मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अखिलेश यादव पूरी तरीके से अब 2024 के लिए मैदान में आ गए हैं। उनके चाचा शिवपाल यादव भी लगातार सम्मेलन कर रहे हैं और ये जो सम्मेलन है ये पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें कार्यकर्ताओं को ये बताया जाएगा क्या क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाए। जब अखिलेश यादव की सरकार थी उन्होंने क्या क्या काम किए थे, किस तरीके से गरीबों की पेंशन, लैपटॉप वितरण, तो ये तमाम योजनाएं थी जो अखिलेश यादव द्वारा चलाई गई थी, उसको लेकर जनता को बताया जाएगा। बिजली दर, बिजली व्यवस्थाएं और कानून व्यवस्था, काफी चीजें हैं जिसको लेकर कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि आप जाकर घर घर जाएं और जाकर गांव-गांव में शिविर लगाएं और बताएं किस तरीके से बीजेपी की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या क्या अंतर है और समाजवादी पार्टी किस तरीके से जब उसकी सरकार थी उसने किस तरीके से काम किया और बीजेपी की समय डबल इंजन की सरकार है तब भी कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से फेल है, ये बताने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 के चुनाव में किस तरीके से क्या चुनाव परिणाम आते हैं। लेकिन अखिलेश यादव पूरी तरीके से चुनावी मूड में है और आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद कई रैलियां लगाई जाएंगी और बड़ी बड़ी रैलियां की जाएंगी जिससे चुनाव आने तक पूरी तैयारी कर ली जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ ये हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए थे सिद्धार्थ प्रताप सिंह, जहां पर उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, जहां पर बांदा से लेकर फतेहपुर तक अब चुनावी बिगुल फूंका जाने वाला है। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। देश उन्हें नमन कर रहा है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेता सदैव अटल पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। वीवीआईपी ने अटल जी को याद किया और पुष्प अर्पित किए। समाधि स्थल पर स्पीकर ओम बिरला, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। अन्य बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के साथ एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं ने भी शामिल होकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में श्रद्धांजलि दी।
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन कानून लागू होने के बाद दिल्ली विधानसभा सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है। बता दें कि सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। संसद में पारित होने के बाद इस कानून के शिविर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय विधानसभा सत्र 11 बजे शुरू होगा। इस कानून में केंद्र को राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासनिक बता दें कि नियंत्रण मिलने का प्रावधान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में कहा कि इस कानून ने दिल्ली की नवनिर्वाचित सरकार के अधिकार छीन लिए हैं और अब सरकार उन अधिकारों को बहाल करेगी। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी 16 अगस्त यानी आज हिमाचल के कुल्लू और मनाली का दौरा करेंगे। यहां राहुल गांधी बाढ़ प्रभावित से मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी 9 जुलाई को आई बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वे बाढ़ से नष्ट हुए मार्ग और अन्य क्षेत्रों का जायजा भी लेंगे। कुल्लू और मनाली में 9 जुलाई को भारी बारिश के बाद ब्यास नदी में बाढ़ आ गई थी। इस दौरान हाईवे सहित कई घरों और बसों में पानी बह गया था और इसी के साथ यहां पर जिंदगी पटरी पर नदी पर उतर आई थी और फिलहाल राहत और पुनर्वास का कार्यक्रम भी चल रहा है। आपको बता दें आज राहुल गांधी राहत बचाव कार्य का जायजा लेंगे और इसी के साथ जो भी इस बाढ़ के कारण नष्ट हुआ था उसका भी जायजा लेंगे। कुल्लू मनाली के दौरे पर आज राहुल गांधी रहने वाले हैं। बाढ़ के कारण जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनका भी दौरा करेंगे और इसी के साथ जो भी इस संकट से जूझ रहे हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और इसी के साथ जो भी वहां पर कार्य किया जा रहा है उसका भी जायजा लेते हुए आगे बढ़ेंगे। बीएसपी अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी प्रमुख मायावती ने इस फैसले का ऐलान कर दिया है। इन 3 राज्यों में पार्टी बता दें बेरोजगारों, किसान और महिलाओं के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली है। ये फैसला चुनाव से पहले गठबंधनों का संकेत देता है, लेकिन अब बीएसपी ने ऐसा कुछ साफ नहीं किया है। बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बसपा अकेले चुनाव मैदान में जाएगी और बीएसपी प्रमुख मायावती ने बीते सोमवार को इसका ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि इन 3 राज्यों में असली मुद्दे गरीबों, बेरोजगारी, किसानों और महिला का शस्त्र जीवन है और इन्हीं मुद्दों पर बसपा अकेले दम पर चुनाव लड़ने वाली है। बीएसपी मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा अब चुनाव लड़ने की तैयारी में है और उसके बाद पिछली बार पार्टी में राजस्थान में 6 और मध्य प्रदेश में 2 सीटें जीती थी। इसमें ज्यादातर प्रत्याशी ऐसे थे जो दूसरी पार्टी से आए थे। जातीय समीकरण फिट बैठने पर वो जीते और बाद में उन पार्टियों में लौट गए थे। तो ये कुछ हमने आपको बातें बताई हैं जो बीएसपी से जुड़ी हुई थी। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर यूपी के संभल कोतवाली क्षेत्र के दुर्गा कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे सिपाही रजत गिरी ने मंगलवार को फंदे से लटक कर जान दे दी। बता दें कि वो बेरोजगार और इसी के साथ बिजनौर जिले के थाना चांदपुर अंतर्गत गांव सैदपुर के रहने वाले थे। संभल एसडीएम न्यायालय सुरक्षा की ड्यूटी भी कर रहे थे। दरअसल रजत गिरी ने मंगलवार की सुबह घर के मोबाइल नंबर पर आत्महत्या करने का मैसेज भी किया था। परिजनों ने दोपहर के समय मैसेज देखा तो संभल आ पहुंचे। कोतवाली पहुंचकर जानकारी दी। शाम को 4 बजे करीब पुलिस रजत के कमरे में पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस ने तोड़कर दरवाजा देखा तो बता दें कि रजत रस्सी के सहारे पंखे पर लटका हुआ था। मिली जानकारी से पता चला है कि कुछ दिन से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और इसी से आहत होकर उसने अपनी जान दे दी। सिपाही की मौत की सूचना पर पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह और वहां पर पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की भी मांग की है और बता दें कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भी आगे भेज दिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रजत मल्होत्रा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, एक मामला सामने आ रहा है जहां पर सिपाही ने अपने घर पर लगे पंखे से लटक कर जान दे दी है। आखिरकार ऐसा क्या उस पर बीती कि जो उसने जान देने का इतना बड़ा फैसला ले लिया? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है संभल सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दुर्गा कॉलोनी का है, जो कि एक किराए के मकान में एक पुलिस जिसका नाम रजत गिरी है, जो कि बिजनौर जिले के रहने वाला है, वो वहाँ पे तैनात था।
जी और इसकी अपनी पत्नी से कुछ दिन से विवाद चल रहा था, काफी दिनों से। जी और 2018 में इसकी भर्ती हुई थी, 2021 में इसकी शादी हुई थी अमरोहा जिले से। जी इसी के विवाद चलते हुए, इसकी पत्नी से विवाद चलते हुए, जो कि है, इसने कलेश होते हुए इसने फांसी लगा ली। क्या विवाद के कारण ही उन्होंने जान दी है या फिर इसके पीछे कोई और भी वजह सामने आ रही है? जी, जो पुलिस अधीक्षक हैं, जो यहाँ के कुलदीप सिंह एसपी संभल, उन्होंने यही पुष्टि करी है कि इनका जो है वो पत्नी से विवाद चला था और फांसी के कुछ देर पहले इसने जो है अपने घर वालों को एक मैसेज टाइप किया था, जिसमें लिखा था कि मैं जो हूँ वो मरने जा रहा हूँ। जी। तो इसके अलावा कोई और वजह सामने नहीं आ रही है? और हाल फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है या फिर अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में देरी हो रही है? जी, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे कुलदीप सिंह ने जानकारी दी है, जैसा भी होगा हम आपको सूचित करके बताएंगे। जी। इसके अलावा परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? उनका कहना ये है कि पति पत्नी के विवाद के चलते ऐसा हुआ है या फिर मर्डर की आशंका जताई है? नहीं, उन्होंने तो अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी है। उनके दादाजी से मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि इनका जो है कलेश ही चल रहा था, पत्नी से विवाद चल रहा था काफी दिनों से। जी। क्या रजत अपने परिवार वालों से कनेक्शन में था? उन्होंने उससे कुछ कहा? परिवार वालों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? परिवार वालों का मैं यही कहना है कि इन दोनों की जो है आपस में काफी दिनों से अनबन चल रही थी और फोन पे भी काफी विवाद चल रहा था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रजत तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश के शामली में क्षतिग्रस्त शिव मंदिर में मलबे में मंगलवार को एक और व्यक्ति का शव बरामद होने और कृष्ण नगर इलाके में शाम को भूस्खलन के कारण 2 लोगों की मौत के बाद राज्य में बारिश के कारण हुई घटनाओं के मरने वालों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। और यहां कृष्णानगर इलाके में भूस्खलन के बाद कम से कम 8 घर ढह चुके हैं और एक बता दें कि बूढ़चढ़ खाना मलबे में दब चुका है। बता दें कि इसके अलावा शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने बताया है कि ताजा भूस्खलन में 2 शव बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार से अब तक कुल 19 शव बरामद किए गए हैं, जिसमें से 12 समर हिल से बरामद किए गए हैं, 5 फागली और कृष्णनगर में बरामद किए गए शव सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि शिव मंदिर स्थल पर अभी भी 10 से अधिक लोगों के फंसे होने की आशंका है। शिक्षक विभाग द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि खराब मौसम के कारण राज्य के सभी स्कूल और कॉलेज 16 अगस्त तक एक दिन के लिए बंद रहेंगे। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिएगा न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।